नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंदिता सिंह ठाकुर, प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, साई हॉस्पिटल हमीरपुर। जैसा कि हम इस सीरीज में प्रेगनेंसी की स्टेजेस को कवर कर रहे हैं और हमने 8th मंथ तक पहले डिस्कस किया है, तो आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के 9 मंथ के बारे में और इसमें क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या तैयारियां करनी है, ये आपको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। इसके अलावा कुछ टिप्स शेयर करेंगे कि आपको क्या ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो काउंटडाउन ऑलरेडी शुरू हो गया है। आप कैलेंडर पे हर दिन काटती जाती हैं कि मेरी डिलीवरी की डेट तो अब बहुत नज़दीक आने वाली है। जैसा कि हम जानते हैं 8th मंथ ख़त्म होते होते 34-35 वीक्स हमारे हो जाते हैं और अब जो टाइम आ रहा है उसमें बच्चे के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बच्चे में क्या चेंजेस आते हैं। तो बच्चा इस टाइम ऑफ प्रेगनेंसी में बहुत सारा वेट गेन करता है। ऐसा समझ लीजिए कि बच्चा लगभग 30 ग्राम्स पर डे की स्पीड से ग्रो करता है। तो आपको अपने खान पान का कितना ध्यान रखना है ये आपको समझना पड़ेगा। और बच्चा बाय द एंड ऑफ 9th मंथ 2.5 से 3.5 kg तक वेट का हो जाता है। मतलब 2.5 किलो मिनिमम वेट बच्चे का 9th मंथ कंप्लीट होते होना चाहिए। जो बच्चे 2.5 किलो से नीचे होते हैं उन्हें हम लो बर्थ वेट बेबीज कहते हैं और जो 3.5 किलो से ऊपर होते हैं उन्हें हमारे कंट्री में लार्ज फॉर डेट्स माना जाता है। जैसा हमें पता है कि फॉरेन में थोड़ा सा बच्चे ओवरवेट होते हैं तो उनके लिए क्राइटेरियाज अलग हैं, लेकिन जब भी बच्चा लो बर्थ वेट हो या लार्ज फॉर डेट्स हो या बिग बेबी हो तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना होती है। तो बच्चे का वेट इस टाइम ऑफ प्रेगनेंसी में कहाँ तक पहुँचा है ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। बच्चा लंबाई में लगभग 20 इंच करीब हो जाता है। बच्चे के शरीर पर हमने ये समझा था कि ऊपर थोड़े थोड़े बाल रहते हैं जिसे लैन्यूगो हेयर कहते हैं। अब वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं और सिर पर बाल ज्यादा रहते हैं, बाकी शरीर पे कम हो जाते हैं, झड़ना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा बच्चा जो पेट में रहता है पानी में, तब उसके शरीर पे एक चिपचिपा पदार्थ जिसे हम वर्निक्स कैजियोसा के नाम से जानते हैं, वो पूरा बेबी को कवर किए रहता है, जो कि बच्चे को एक्सटर्नल टेम्परेचर से या एमनियोटिक फ्लूइड में सेफ रखने में हेल्प करता है। तो ये वर्निक्स भी 9th मंथ में धीरे धीरे कम होता जाता है और जो शेड ऑफ होके लैन्यूगो हेयर या वर्निक्स एमनियोटिक फ्लूइड में जाता है, बच्चा उसे स्वेलो करना शुरू कर देता है और ये पेट में जाके बच्चे के मिकोनियम या पॉटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये चेंजेस बच्चे में आते हैं और जब बच्चा कभी स्ट्रेस में होता है और वो पॉटी कर देता है या मेकोनियम पास करता है, तो यही उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो मेजरली होते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड वो पीता है, वर्निक्स होता है और ये सब डाइजेस्ट करता है और मेकोनियम में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा बच्चा 37 वीक्स के आसपास आपको एक लाइटनिंग की फीलिंग होगी कि जैसे पेट ऊपर से थोड़ा नीचे आ गया है। 37 वीक्स में बच्चे का हेड कैविटी में जाना शुरू हो जाता है। मैक्सिमम 38 वीक्स तक बच्चे का हेड कैविटी में जाना चाहिए। अगर बच्चा आपका 37-38 वीक्स तक फिक्स नहीं हुआ है तो डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम की हम संभावना कर सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, बच्चा बड़ा हो सकता है, एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा हो सकता है। तो आपको 38 वीक्स में जब डॉक्टर आपकी एग्जामिनेशन करेंगी तो वो बताएंगी कि बच्चे का हेड कैविटी में आया है या नहीं। ये एक तरीके से नेचर का तरीका है कि वो आपको लेबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें एमनियोटिक फ्लूइड की, इस टाइम हम जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स देखा जाता है कि बच्चे के आसपास का जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो सफिशिएंट है कि बच्चा पेन बियर कर सके। और एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो 37-38 वीक्स तक मैक्सिमम होता है। उसके बाद 38 वीक्स के बाद जो है वो धीरे धीरे इसकी मात्रा
कम होना शुरू हो जाती है। वैसे ही अगर मैं बात करूं प्लासेंटा, हम देखते हैं लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में कि प्लासेंटा जो है वो अपनी जगह पे माइग्रेट करके ऊपर के हिस्से में है, या बच्चा या प्लासेंटा लोअर सेगमेंट में तो नहीं है, क्योंकि 37 वीक्स के बाद नॉर्मली प्लासेंटा भी माइग्रेट नहीं करता है। तो अगर आपको पहले के स्कैन्स में प्लासेंटा नीचे बताया गया है तो वो भी जानना जरूरी है कि वो ऊपर माइग्रेट किया है या नहीं। मूवमेंट की बात करें बच्चे की, तो जहाँ पहले बच्चा चूंकि स्पेस कम रहती है तो बच्चे को इतनी स्पेस अवेलेबल नहीं है, अब वो बड़ा हो गया है तो उसे पूरा का पूरा टर्न होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मूवमेंट जो आपको मेनली फील होती है वो बच्चे के हाथों की या पैरों की मूवमेंट होगी। तो कई बार पेशेंट डर जाता है कि मैम पहले तो मुझे मूवमेंट बहुत जोरों से होती थी और अब जो है वो हल्की सी फ्लिकर महसूस होती है। तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है, क्योंकि स्पेस कम है तो बच्चे की फ्लिकरिंग सी मूवमेंट आपको इस टाइम पता लगेगी। अब बात करते हैं मदर के बारे में। मदर की बात हमने 8th मंथ तक बहुत बार ये समझने की कोशिश की है कि सिम्टम्स क्यों होते हैं। तो अगर मोटे से तौर पे हम बात करें कि जो भी सिम्टम्स प्रेगनेंसी में अब तक चले आ रहे थे उनकी सिवियरिटी इस टाइम में प्रेगनेंसी के और ज़्यादा सिवियर हो जाएगी। जैसे कि बैक एक बहुत बढ़ जाती है, आपकी जो पॉस्चर है वो बड़ा कर्व्ड या लॉर्डोसिस जिसे हम कहते हैं वैसा हो जाता है। आपका जो चलना है वो डक की तरह आप चलते हैं, जिसे हम वैडलिंग गेट कहते हैं। ये एब्सोल्युटली नॉर्मल रहता है। बहुत सारे पेशेंट्स को ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ध्यान आपको अपने पोस्चर का रखना है और इसके बारे में चिंता नहीं करनी है। डिलीवरी के बाद ये चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। उसके अलावा स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, डार्क हो जाते हैं। बहुत सारे लोग चिंता करते हैं कि मैम मेरे इतने पेट पे निशान हो गए हैं। तो जो डार्क कलर्ड लेडीज़ रहती हैं थोड़ा, उनके स्ट्रेच मार्क्स ब्लैक होते हैं, और जो थोड़ी फेयर स्किन्ड होती हैं उनके स्ट्रेच मार्क्स पिंक या डार्क पिंक या रेडिश से होते हैं। तो ये अपने आप ही 2 या 3 महीने में ये भी सेटल डाउन होके स्ट्रेच मार्क्स पूरे के पूरे तो नहीं जाते, पर कलर उनका वाइटिश में चेंज हो जाएगा और उतना दिखना बंद हो जाते हैं। इसके अलावा पैरों की स्वेलिंग और बढ़ती जाएगी, कॉन्स्टिपेशन सिवियर होने लगेगा, आपको बार बार मोशन आने की फीलिंग होगी। जैसे सिर अगर नीचे चला जाए तो बार बार ऐसा लगेगा कि रेक्टम पे प्रेशर है, मैं बार बार वॉशरूम जाके आऊं। यूरिन कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल जाता है किसी किसी को, बहुत थकान महसूस होगी, ब्रेथलेसनेस जब आप चलेंगे। लेकिन ये टाइम 37-38 वीक्स में अगर लाइटनिंग हो गई है और बेबी का सिर अगर कैविटी में आ गया है तो आपका जो डायफ्राम है वो वापस थोड़ा नॉर्मल पोजीशन पे आता है और आपको उतना ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट नहीं लगता है, और 9th मंथ में आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। इसके अलावा पेशेंट को जो हमारी ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो और पेन में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। अब जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो कभी कभी पेनफुल भी होंगी, तो आपको ये ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये कहीं लेबर पेन की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, तो वो भी ये समझना ज़रूरी होता है। कुछ कंडीशंस ऐसी रहती हैं जिनमें हम प्लान्ड सिजेरियन हम ऑप्ट करते हैं, या हम पेशेंट को कहते हैं कि आपका सिजेरियन होना है। तो 38 वीक्स एक पूरा फुल टर्म बेबी रहता है, तो 38 वीक्स करीब करीब अच्छा समय रहता है अगर आप प्लान्ड सिजेरियन के लिए जाना चाहती हैं, या किसी वजह से जैसे कि आपका बच्चा जो है वो बहुत लार्ज है साइज में, या ग्रोथ कम है, या आपका बेबी उल्टा है, एमनियोटिक फ्लूइड बहुत कम है, तो डॉक्टर कई बार डॉपलर टेस्ट के लिए बोलते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसे कब हम इस पेशेंट को या इस डिलीवरी को करवाएं। तो वो 38 वीक्स कंप्लीटली ठीक टाइम रहता है, क्योंकि 38 वीक्स के बाद जो है वो बच्चे को पेट में रख के भी कुछ खास उससे गेन नहीं होता है। बहुत बार एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है, बच्चा वेट नहीं गेन कर रहा होता है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बहुत बार पेशेंट कहता है कि मैम अगर सिजेरियन होना है फिर भी हम कुछ और दिन वेट कर लें, या 38 वीक्स के बाद भी वो 40 वीक्स
या 41 वीक्स तक वेट करना चाहते हैं, तो ये आपको अपनी डॉक्टर के साथ पहले ही डिस्कस करना है कि वो क्यों इस चीज को जल्दी डिसाइड करना चाहते हैं कि आप डिलीवर जल्दी करें। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ टिप्स के बारे में जो आपको 9th मंथ में यूजफुल होने वाले हैं। टिप्स तो वैसे आपकी दादी नानी सभी घर में इस टाइम में बहुत ज़्यादा टिप्स देते हैं कि अब आपको पोछा लगाना चाहिए, आपको घी खाना चाहिए, आपको बहुत सारा मेवा लेना चाहिए, आपको उठना बैठना चाहिए। तो जो वो कह रहे हैं वो भी गलत नहीं है, आपको जितना ठीक लगे वो आप मानने की कोशिश कीजिए। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि बहुत सारा डाइट या अननेसेसरी वेट गेन करना एसेंशियल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा घी खाएंगे तो बहुत इजी हो जाएंगी चीजें आपके लिए। और आपको वेट अपना थोड़ा सा कंट्रोल में रखना, जितना बेबी की वजह से बढ़ रहा है वो ठीक है, पर बहुत सारे लोग ओवर वेट हो जाते हैं और जो बाद में हमें बहुत दिक्कत रहती है पोस्ट प्रेगनेंसी उस वेट को डिक्रीज करने में। तो बहुत ज़्यादा आपको घी या अनावश्यक फैट्स लेने की ज़रूरत नहीं होती है नॉर्मल लेबर के लिए। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके लिए आपको प्रिपेयर होना है, वो आप अच्छी बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए अपने बारे में, अपने बेबी के बारे में, और आपको अपने डिलीवरी के लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो नॉलेज गेन करना ज़रूरी है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग पे आप वीडियोस देख सकते हैं, या ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आपके निप्पल्स प्रॉपरली नहीं बने हैं तो वो निप्पल आपकी डॉक्टर आपको बताएंगे कि रिट्रैक्टेड है, तो उसे कैसे ऊपर की तरफ उठाना है ताकि आप डिलीवरी के बाद तुरंत ही ब्रेस्ट फीड करा सकें। आपको खाने में, जैसा आपको बताया मैंने कि बेबी बहुत तेजी से वेट गेन करता है, तो खाने का भरपूर ध्यान रखना है, एक्सरसाइज अच्छे से करना है। आपको जो ये पैरों के बाहर बैठ के हम कहते हैं कि पोछा लगाना या स्क्वाटिंग करना, या बहुत सारी एक्सरसाइज वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। मैंने खुद एक प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज या लेबर में हेल्प करने के लिए क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए वो हमारे चैनल पे भी डाली है, तो आप उन्हें देख सकते हैं। वॉक तो एटलीस्ट आप कर सकते हैं, आप मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम वॉक करिए। रेस्ट करना है आपको, वो भी ज़रूरी है। लेफ्ट साइड करवट या राइट साइड करवट लेके रेस्ट करें तो वो बच्चे की सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। मूवमेंट काउंट आपको बहुत ध्यान से रखना है, क्योंकि ये टाइम होता है जब कुछ कॉम्प्लिकेशन अगर होती है तो ये एक पेशेंट और डॉक्टर दोनों के लिए बहुत डिससेटिस्फाइंग रहता है। तो इस टाइम मूवमेंट काउंट बहुत ध्यान से काउंट करिए। एटलीस्ट आपके बेबी को 10 टाइम्स इन 12 आवर्स मूव करना चाहिए। तो अगर आपको बताया गया है, कई बार हम मूवमेंट चार्ट देते हैं, तो वो मूवमेंट चार्ट को आप टिक करिए जब बच्चा घूमे। अंडरस्टैंड योर लेबर स्टेजेस। अब मतलब ये है कि आपको इस टाइम डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है कि लेबर पेन कैसी रहेगी, लेबर की मेरी क्या क्या स्टेजेस होती हैं, मुझे किस स्टेज में आपके पास आना है, और हो सके तो हॉस्पिटल आप डे टाइम में जाने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो कि पानी चला गया है रात में, लेकिन वो आएंगे अगले दिन मॉर्निंग में, तो ये नहीं करना है। अगर हो सके तो अगर आपको पेन सुबह स्टार्ट हुई है तो रात आने का आपको इंतजार नहीं करना है। इसका रीजन ये नहीं है कि डॉक्टर्स आपको रात को नहीं देखेंगे, लेकिन बहुत सारा स्टाफ हमारा रात को नहीं रहता है, या आपको ब्लड की ज़रूरत है, वो नाइट टाइम में कई बार मुश्किल हो जाता है अरेंज करना, तो आप टाइम पे हॉस्पिटल जाइए ताकि आपका एक ढंग से प्लान करके आपका वो प्रोटोकॉल फॉलो किया जा सके। अब बात करते हैं हम वार्निंग साइंस की। कब ऐसा है कि आपको 9th मंथ में इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है? पहली बात तो आपकी अगर डिलीवरी डेट हो चुकी है तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। आपका अगर आपको लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं, चाहे वो टाइम हुआ है या नहीं, तब भी आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर आपको कोई ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसा आपको चेंजेस लगते हैं कि जैसे आपको बहुत सिवियर बैकएक हो रही है, या आपको बहुत सिवियर हेडेक हो रही है, या आपका वाटर बैग सडनली रप्चर हो गया है, तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल रश करना है। फिर चाहे वो डे हो या नाइट हो, आपको ज़रूर जाना है।
इसके अलावा जो होने वाले फादर्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि हर अवस्था में मदर का पूरा साथ दें। डिलीवरी किट बनाने में, प्रिपेयर करने में, रिकॉर्ड्स उसको अरेंज करने में आप पूर्णतया रूप से मदर के साथ रहेंगे तो आपकी ये जर्नी और भी अच्छी होगी और आप दोनों मिलके इस बेबी का स्वागत करेंगे। तो फादर्स के लिए बस इतना ही कि वो अपनी वाइफ का जितना भी हो सके उतना ख्याल रखें। I wish all the best to you for your 9th month and may you bear labor pains also very coolly, calmly and you have a successful journey। तो ये जर्नी हमारी यहाँ तक की 9 months की कंप्लीट होती है। अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमें डिलीवरी के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करके जानी है और डिलीवरी किट में हमें क्या चीज़ें रखना बहुत ज़रूरी होता है। हॉस्पिटल जाने से पहले आपको क्या इंश्योर करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।